नमस्कार। फिर से एक और क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास हमने वैदिक युग की पढ़ी थी और आज वो भी हमने फैक्ट लिए थे उस क्लास में। और आज भी हम इम्पोर्टेंट लेंगे जो सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लगभग उन्हीं को हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम वो चीजें नहीं पढ़ेंगे जिसकी हमें जरूरी नहीं है। हमें देखना है सभी परीक्षाओं को मुख्य ध्यान में रख के एक क्लास बना रहे हैं, ठीक है। तो उन बिंदुओं को लेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको इस क्लास को ध्यान से सुनना है, रिवीजन तौर पर क्लास है, ठीक है। पिछली हमने वैदिक युग के बारे में क्लास की थी और ये हमारी महाजनपद के बारे में है। वैदिक युग के बाद ये परिवर्तन आया, महाजनपदों का उदय हुआ, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ, महाजनपदों के बारे में कौन, यानी कि भारत में महाजनपदों का उदय हुआ, अलग अलग राज्यों का विस्तार हुआ, महाजनपद हुए, ठीक है। तो इसमें सबसे शक्तिशाली कौन हो गया, इसमें महाजनपदों में 16 महाजनपदों में बट गया भारत, ठीक है। 600 ईस्वी के समय में, 600 ईसा पूर्व के समय, 600 ईसा पूर्व के समय में भारत 16 महाजनपदों में बट गया। ये जनपद महाजनपद कौन कौन से थे? एक था मगध, मगध की राजधानी थी राजगृह पाटलिपुत्र, ठीक है। इसके बाद कुरु दिल्ली का क्षेत्र था, ये सेंटर में, दिल्ली हरियाणा का। इसके बाद कुरु मत्स्य विराटनगर जयपुर गंधार तक्षशिला पाकिस्तान का क्षेत्र था ये। कौशल श्रीवास्ती यूपी का था। बज्जी मिथिला बिहार में। चेदी बुंदेलखंड का क्षेत्र था। काशी वर्तमान बनारस यूपी में, अंग चंपा बिहार में, और कौशल श्रीवास्ती यूपी में, वत्स कौशंबी उत्तर प्रदेश में, पांचाल कपिल यूपी में, शूरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश में, अस्मक पोतना महाराष्ट्र में, कंबोज द्वारका गुजरात में। यानी कि 16 महाजनपदों में डिवाइड था, 16 महाजनपदों में अलग अलग विस्तार हो गया था इसका। इसके बाद एक सबसे शक्तिशाली जनपद उभरा, इनमें सब में भयंकर, उसे मगध साम्राज्य के नाम से जाना गया। मगध साम्राज्य में किन किन शासकों ने राजवंश की शासन किया, किसने इसकी स्थापना की, इसको हम देखते हैं। मगध साम्राज्य का इतना विकसित क्यों हो गया, क्या कारण था? और भी जनपद थे, यही विकसित हो सकते थे, लेकिन मगध का इतना विकसित होने का क्या कारण था? एक इसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें गंगा के लिए बहुत ही उपजाऊ थी वहां पर, ठीक है। गंगा से सिंचाई होती थी, इसलिए इसमें बहुत उपजाऊ होने के कारण ये क्षेत्र बहुत विकसित हो गया यहाँ पे। दूसरा हम लगा सकते हैं यहाँ पर कि लोहा तथा तांबे की खदान है, ये भी इसने आर्थिक मजबूरी प्रदान की इसमें। और एक राजधानी राजगृह को पहाड़ों के द्वारा कवर करना, उसको सुरक्षा की दृष्टि माना जाए, ऐसे भी विकसित मान सकते हैं हम। और एक पाटलिपुत्र को नदियों द्वारा घिरा होना, ये कुछ कारण थे जो विकसित होने के लिए इनने महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। अब इसमें कुछ राजवंशों ने शासन किया जिसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में किन राजवंशों ने शासन किया, इसमें सबसे पहले आता है बृहद्रथ वंश। अब इसका हम समझेंगे बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था। बृहद्रथ वंश पहला मगध साम्राज्य का संस्थापक है या शासक है, ठीक है। तो इसका बृहद्रथ वंश का संस्थापक भी बृहद्रथ था। बृहद्रथ था, ठीक है, मगध का बृहद्रथ वंश, ठीक है। इसके बाद आता है हार्यक वंश। हार्यक वंश बृहद्रथ वंश से शुरुआत होती है। इसका संस्थापक कौन था? बृहद्रथ, मगध का। इसके बाद आता है हार्यक वंश। हार्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार ने हार्यक वंश की स्थापना की और राजगृह को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है।
बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? आपसे पूछता है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको ध्यान रखना, हमें याद करने से मतलब है, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार के ही शासन काल के दौरान या हर्यक वंश के शासन काल के दौरान ही गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का जन्म हुआ। हर वंश पूछा जाए तो कौन से आपसे ऑप्शन में दे दिया है, बृहदस वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश या मौर्य वंश, किसके शासन काल में जन्म हुआ या किस वंश के समय जन्म हुआ? तो इसमें किसका शासन चल रहा था? हर्यक वंश का। हर्यक वंश के शासन काल के बिंबिसार के समय में इनका जन्म हुआ, ठीक है। बिंबिसार, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद इनकी पुत्र हत्या कर देता है कौन? अजातशत्रु। इनका पुत्र कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ये हत्या कर देता है और ये शासन करने लगता है, ठीक है। और इन्हीं के दौरान महावीर स्वामी, एक कई बार क्वेश्चन आता है महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का, तो इनके समय में तो उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। और इनके समय में, अजातशत्रु के समय क्या हुआ? मृत्यु। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की, ठीक है। बिंबिसार की हत्या कर दी अजातशत्रु ने, ठीक है, और ये शासन पर बैठ जाता है, ठीक है, अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद अजातशत्रु की हत्या कर देता है कौन? इसका पुत्र अजातशत्रु का क्या? उद्यन। उद्यन ने इसकी हत्या कर दी और पाटलिपुत्र को अभी भी राजधानी बना लिया, ठीक है। इसके बाद उद्यन की हत्या कर देता है कौन? उसका पुत्र कालशोक। इस तरह से ये हर्यक वंश समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये इसको पितृहंसक या पितृघातक वंश भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। पितृघातमक या पितृ हिंसक वंश भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी अपने पिताओं की हत्या करते गए, ठीक है। ये हो गया हमारा बृहदस वंश, हर्यक वंश। इसके बाद आता है हमारा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। बृहदस वंश हो गया, हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश आता है इसके बाद हमारा नंद वंश। नंद वंश, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म। एक लाइन की तरह याद रखना है, और हम ये चीजें बता रहे हैं जो परीक्षा में आती है, ठीक है, फालतू की कोई कहानी नहीं है इसमें। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म। नंद वंश का फाउंडर कौन था? महापद्म के बाद नंद वंश में भी कौन आता है? घनानंद। अब घनानंद के समय में भी भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किसने 326 ईस्वी में किसने अटैक किया था? 326 ईस्वी में किसने अटैक किया था? सिकंदर ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उस समय शासक कौन था, या किसके शासनकाल के दौरान सिकंदर भारत में आया था? तो किसके? घनानंद के। 326 ईस्वी में घनानंद के शासनकाल में सिकंदर ने उत्तर पश्चिम सीमा से भारत पर अटैक किया, ठीक है। ये हमारा कौन सा है? नंद वंश। इसके पास कौन सा आएंगे हम? बृहदस वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। इसके बाद एक वंश और है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का फाउंडर कौन है? मौर्य वंश कई बार परीक्षाओं में आता है, ठीक है। मौर्य वंश
तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का समय अवधि कब रही? मौर्य वंश के टाइम पीरियड रहा 322 से 184 तक। ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ये महाजनपदों के बारे में बता रहा हूं। ठीक है। ये महाजनपद, मगध जनपद इतना विकसित हो गया कि सबको ये खींच ले गया अपनी तरफ। ठीक है। सबको अपने कब्जे में कर लिया। सबसे विशाल साम्राज्य हो गया महाजनपदों में मगध साम्राज्य का। ये यहां से हमारी एक नई इतिहास की शुरुआत हो जाती है और इससे आगे आगे हम धीरे धीरे सारा कवर करते चले जाएंगे। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में, 322 से पहले इसने एक विशाल सेना को तैयार किया। ठीक है। इसने एक विशाल सेना को तैयार किया। इसमें कश्मीर के राजा प्रवर्तक ने भी इसकी सेना में सहयोग दिया। ठीक है। इसने विशाल सेना तैयार करके कितने में, 322 ईस्वी में, 322 में किस पे अटैक कर दिया? इसने 322 ईस्वी में ईसा पूर्व में घनानंद पर अटैक कर दिया। घनानंद का डेथ कर दी, वध कर दिया। ठीक है। और इसने किसकी स्थापना कर दी? यहाँ पे मौर्य वंश का शासन शुरू हो जाता है। सत्ता को संभाल लेता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी में शासन पर बैठ जाता है। इसी के समय में 305 ईसा पूर्व में सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर से को पराजित करता है, जिसमें वह सेल्यूकस निकेटर संधि कर लेता है तथा अपनी पुत्री हेलेना कार्निया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है और काबुल, कंधार, मकरान, हेरात क्षेत्र इनको मानो दे देता है। कौन? सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना कार्निया का भी इससे चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह कर देता है और ये कंधार, काबुल, अफगानिस्तान का क्षेत्र, कंधार, पाकिस्तान, ये क्षेत्र उसको दे देता है। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर। और इसके बदले में यह 500 हाथी देता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तथा अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। इसके बाद वह चंद्रगुप्त मौर्य को मेगस्थनीज को, अपने दरबारी मेगस्थनीज को देता है, जो बाद में इंडिका नामक ग्रंथ लिखता है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को मेगस्थनीज को दिया। सेल्यूकस निकेटर ने अपने दरबारी किसको दिया? मेगस्थनीज को। मेगस्थनीज ने क्या लिखा? मेगस्थनीज ने क्या लिखा? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ठीक है। एक झील है, कई बार क्वेश्चन में आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ठीक है। एक गुजरात में है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के अनुसार श्रवणबेलगोला कर्नाटक के जंगलों में अपने प्राण त्यागे। ठीक है। यूनानी ने इसको सैंड्रोकट का यूनोकट्स नाम दिया। इसी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार आ जाता है।
चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार आता है, ठीक है, बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में इतना ज्यादा कुछ नहीं है, हमें खाली इतना ध्यान रखना है। इसके बाद एक सबसे बाद में आते हैं चंद्रगुप्त का शासक कौन आता है, बिंदुसार के बाद उसका पुत्र कौन आता है, अशोक। हमें अशोक के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, अशोक के बारे में पढ़ना है। बिंदुसार के बाद कौन आ जाता है, अशोक। अशोक का शासन समय अवधि रही 273 से 232 तक, ठीक है। इसका राज्याभिषेक हुआ कितने, 269 में राज्याभिषेक हुआ, ठीक है, शासन के 4 वर्ष बाद। राज्याभिषेक कब हुआ, 269 में, ठीक है। और इसकी मृत्यु कब हुई, 232 में, ठीक है। एक अशोक ने कई ऐसे बहुत अच्छे कार्य किए। एक इसमें सड़क व्यवस्था थी जो एग्रोनोमाई एक अधिकारी था जो सड़क निर्माण के लिए जाना जाता था। अशोक ने 2 शहरों की स्थापना की। 2 शहर कौन थे, एक श्रीनगर, एक ललित पाटन, नेपाल की स्थापना की, ठीक है। अशोक ने 261 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध, कलिंग युद्ध, एक शासन विहीन राज्य में अटैक किया, ठीक है। कलिंग युद्ध 261 में, यह उड़ीसा का क्षेत्र पड़ता है कलिंग। इसमें युद्ध हुआ, इसमें बहुत भयंकर जन की हानि हुई। इसको देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया अशोक का, ठीक है, हृदय परिवर्तन हो गया और उसने धम्म को अपनाया। धम्म क्या था कि किसी भी प्राणी मात्र को मारना नहीं है, यानी कि हिंसा नहीं करना है किसी की, ठीक है, तो दया का भाव रखना है, हर प्राणी से प्रेम करना है। इसने इसके हृदय को पूरा बदल दिया, ठीक है। ये कौन से कलिंग का युद्ध, इसका एक शिलालेख है, कौन सा, 13 नंबर का शिलालेख। इसमें हृदय परिवर्तन तथा कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। ये महत्वपूर्ण है, 13 नंबर का शिलालेख है, ठीक है। इसमें कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। 13 नंबर शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। हृदय परिवर्तन हो गया, कश्मीर तथा ललित पाटन नेपाल शहर की स्थापना की, ठीक है। और ये हमने छोटी सी क्लास ली, इसमें पॉइंट बताया, ठीक है। और अगली बार फिर हम क्लास में ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे आपके लिए। ये हमारा मैथ आपके साथ में ही रहेगा, क्योंकि मैथ के बिना कोई भी क्लास अधूरी है। हर चीज हम यही पढ़ाएंगे, इसी के अंदर ही घूमेंगे। तो इससे बाहर चले जाएंगे तो यहाँ घूमेंगे, ये विश्व का है और ये इंडिया का, इससे बाहर तो कुछ पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि इससे पढ़ाने में हमें बहुत ही मदद मिल जाती है, आसान हो जाता है। कहीं भी याद रख दे, हमें कोई भी क्षेत्र दिखाना हो तो हम इसको दिखा देंगे, तो ये हमारा इसमें स्क्रीन पर ही रहेगा मैथ। तो दोनों मैथ रहेंगे, जब हमें इसकी जब हिंदुस्तान में रहेंगे तो इसकी सहायता चलेगी, इससे पढ़ाते रहेंगे। और दूसरे विश्व में चले जाएंगे तो इससे पढ़ाते रहेंगे, ये सारे महाद्वीप आ जाएंगे, इसमें हमारा महाद्वीप आ जाएगा एशिया। तो ठीक है, आपका थैंक यू। अगर आप हमें सपोर्ट करते हो और नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, हमारी तो चलती रहेगी क्लासें, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, ओके। फिर एक अगली क्लास में जल्दी मुलाकात होगी आपसे, ओके, बाय बाय।